स्वागत है। आज हम भारत के एक बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की शुरुआती पन्नों को पलटेंगे। बिल्कुल। हमारे सामने अजय सिंह की लिखी माय चाइल्डहुड के कुछ अंश हैं जो असल में डॉक्टर कलाम की मशहूर आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर से ही लिए गए हैं। जी। तो इन अंशों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक का बचपन कैसा था, कौन सी बातें थी, कौन लोग थे, कैसे अनुभव थे जिन्होंने उनकी इस असाधारण यात्रा की नींव रखी। चलिए रामेश्वरम के उन दिनों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और ये अंश हमें सीधे उनके बचपन के रामेश्वरम में ले जाते हैं। और जो बात सबसे पहले उभर कर आती है वो ये है कि कैसे एक सामान्य सा दिखने वाला परिवेश, हाँ, एक साधारण माहौल भी असाधारण चरित्र की जड़ें पनपा सकता है। हम देखेंगे कि परिवार की सादगी, बचपन की दोस्ती और कुछ शुरुआती संघर्ष और हाँ, समाज की जो जटिलताएं थीं, उन सब ने मिलकर उनके व्यक्तित्व को कैसे तराशा। सही कहा। किसी भी व्यक्ति की कहानी आप देखें अक्सर उसके घर और परिवार से ही शुरू होती है। तो कलाम साहब के मामले में रामेश्वरम का वो पुश्तैनी घर और उनके माता पिता का व्यक्तित्व कैसा था, वो माहौल क्या कुछ खास था उसमें? देखिए, माहौल की खासियत उसकी सादगी और गहरी इंसानियत में थी। कलाम का जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल अब्दीन वो औपचारिक रूप से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं बहुत धनी। अच्छा। लेकिन कलाम खुद बताते हैं कि उनमें सहज ज्ञान और सच्ची उदारता वो कूट-कूट कर भरी थी। और उनकी माँ आशियम्मा, उनके बारे में क्या पता चलता है? वो उनके पिता की एक आदर्श साथी थीं और कलाम एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। उन्हें ठीक से याद भी नहीं कि उनकी माँ रोज कितने लोगों को खाना खिलाती थी। सच में? हाँ, पर इतना पक्का था कि उनके घर में परिवार के सदस्यों से ज्यादा बाहरी लोग भोजन करते थे। अब सोचिए, ये उस घर की भावना को कितना दिखाता है। अरे वाह! मतलब एक ऐसा घर जहाँ शायद संसाधन सीमित थे, लेकिन देने का भाव वो बहुत प्रबल था। बिल्कुल बिल्कुल। ये उदारता और साझा करने की संस्कृति जाहिर है उनके शुरुआती मूल्यों का हिस्सा बनी होगी। हाँ, जरूर बनी होगी। कलाम खुद को कई बच्चों में से एक बताते हैं। कहते हैं सामान्य कदघाटी थी, साधारण नैन नक्श वाले थे, जबकि उनके माता पिता वो बताते हैं लंबे और आकर्षक थे। यह विनम्रता उनके लेखन में भी दिखती है। हाँ बिल्कुल। वे रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, जो 19वीं सदी के मध्य में बना था। चूना पत्थर और ईंटों का एक बड़ा पक्का मकान। उनके पिता के बारे में एक बात और कही जाती है कि वे अनावश्यक सुख सुविधाओं से बचते थे। तो क्या इसका मतलब किसी तरह की कमी या अभाव था? नहीं नहीं, अभाव नहीं। कलाम ये बात साफ करते हैं कि उनके पिता ने सभी गैर जरूरी आराम और विलासिता से परहेज किया, लेकिन जीवन की जो भी बुनियादी जरूरतें थीं, खाना, दवा, कपड़े, वो हमेशा पूरी की गईं। अच्छा। इसीलिए कलाम अपने बचपन को भौतिक और भावनात्मक दोनों ही स्तर पर बहुत सुरक्षित मानते हैं। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये सादगी एक चुनाव थी, कोई मजबूरी नहीं, जो अपने आप में एक अलग सबक देती है ना? सही बात है। और इसी सुरक्षित माहौल में एक नया मोड़ आता है जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। कलाम तब सिर्फ 8 साल के थे, यहीं से उनकी पहली कमाई की कहानी जुड़ी है ना? हाँ, और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1939 में जब युद्ध छिड़ा तो अचानक बाजार में इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। इमली के बीज? क्यों? कारण क्या था ये तो कलाम भी नहीं समझ पाए, पर उन्होंने मौके को पहचाना। तो 8 साल का बच्चा इमली के बीज इकट्ठे करके मस्जिद वाली गली की एक दुकान पर बेचता था और कमाई 1 आना रोज। अरे वाह, उस जमाने में तो ये वाकई अच्छी खासी रकम रही होगी। हाँ, अच्छी रकम तो थी ही, पर ये सिर्फ पैसे कमाने से कहीं ज्यादा था। ये उस छोटी सी उम्र में आत्मनिर्भरता का पहला पाठ था। युद्ध के माहौल में अवसर तलाशना, फिर मेहनत करना और उसका फल पाना, ये अनुभव उनके अंदर शायद एक उद्यमी भावना और मेहनत के प्रति सम्मान जगा गया होगा। हाँ, ये तो है। उनके बहनोई जलालुद्दीन उन्हें युद्ध की खबरें सुनाते थे और वो फिर उन्हें दिनामनी अखबार में ढूंढते थे। युद्ध का सीधा असर तो रामेश्वरम पर ज्यादा नहीं था, लेकिन जब भारत मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ तो हालात बदले। हाँ, बदले। और सबसे पहला असर यह हुआ कि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का रुकना बंद हो गया। अच्छा। हाँ, तो अब अखबारों के बंडल्स चलती ट्रेन से ही रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच सड़क पर फेंक दिए जाते थे। ओह।
ओह, और यहीं पर उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन को, जो अखबार बांटते थे, उन्हें एक मददगार की जरूरत पड़ी। बिल्कुल सही। उन्हें वो फेंके हुए बंडलों को उठाने और फिर बांटने में मदद चाहिए थी, और ये मदद की नन्हे कलाम ने। तो इस तरह शमसुद्दीन ने उन्हें उनकी पहली तनख्वाह कमाने में मदद की। हाँ, और कलाम लिखते हैं कि आधी सदी बाद भी वो अपनी मेहनत की पहली कमाई का गर्व महसूस कर सकते हैं। अब सोचिए अनुभव उनके जहन में कितना गहरा बैठ गया था। सही में, ये अनुभव दिखाता है कि जिम्मेदारी का भाव उनमें कितनी छोटी उम्र में आ गया था। अब अगर हम उनके व्यक्तित्व पर पड़े असर की बात करें तो कलाम मानते थे कि हर बच्चा कुछ गुण विरासत में पाता है और कुछ माहौल से सीखता है। उनके मामले में ये कैसे लागू हुआ? हाँ, उन्होंने खुद इसका विश्लेषण किया है। वे मानते हैं कि पिता से उन्हें ईमानदारी और आत्म अनुशासन, हाँ, ये गुण विरासत में मिले। ये गुण उन्होंने सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अपने पिता के जीवन में रोज देखे। और माँ से? माँ आशियामा से उन्हें अच्छाई में गहरा विश्वास और असीम दयालुता मिली, और ये सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके तीनों भाइयों और बहन को भी मिली। ये एक तरह से पारिवारिक संस्कार थे जो सभी बच्चों में गहरे उतरे। परिवार के अलावा एक और पहलू है जिसने उनके शुरुआती जीवन को गहरा रंग दिया, वो थी उनकी दोस्ती। उनके 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। और खास बात ये थी कि तीनों दोस्त रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे, जबकि कलाम मुस्लिम थे। हाँ, ये बहुत अहम है। लेकिन अपने बचपन के दिनों में उन्होंने धर्म या परवरिश के आधार पर कभी कोई फर्क महसूस ही नहीं किया। ये उस समय के रामेश्वरम के माहौल और उन बच्चों की मासूमियत दोनों को दिखाता है। ये दोस्ती कितनी गहरी थी इसका अंदाजा इससे लगता है कि रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, और बाद में खुद भी पिता की गद्दी पर बैठे। जी हाँ, और अरविंदर ने तीर्थयात्रियों के लिए परिवहन का व्यवसाय संभाला, और शिव प्रकाशन रेलवे में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। मतलब जिंदगी भर ये जुड़े रहे होंगे। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं था, है ना, कि उनका परिवार एक खास नाव का इंतजाम करता था। वो विवाह स्थल राम तीर्थ तालाब उनके घर के पास ही था शायद। हाँ, पास ही था। और घर के अंदर भी ये मेलजोल दिखता था। उनकी माँ और दादी घर के बच्चों को रामायण के साथ साथ पैगंबर की जीवन की कहानियां भी सुनाती थीं। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि उनके घर में सभी धर्मों के प्रति सम्मान और खुलापन था। एक समावेशी माहौल था जहां अलग अलग आस्थाएं साथ साथ पलती थी। लेकिन रामेश्वरम का माहौल हमेशा इतना सहज और सद्भावपूर्ण नहीं था। स्कूल का वो वाकया याद आता है जब नए शिक्षक ने उन्हें पीछे बैठने को कहा। वो एक बच्चे के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। यकीनन, ये सिर्फ एक बच्चे को पीछे बिठाने की बात नहीं थी। ये शायद सामाजिक विभाजन और धार्मिक पूर्वाग्रह का उनका पहला कड़वा और सीधा अनुभव था। कलाम टोपी पहनते थे, जो उनकी मुस्लिम पहचान थी। हाँ, नए शिक्षक को ये बात हजम नहीं हुई, तो उन्होंने कलाम को पीछे जाने का आदेश दे दिया। कलाम बताते हैं कि उन्हें बहुत दुख हुआ, और शायद उससे भी ज्यादा असरदार बात थी रामानंद की शास्त्री का चेहरा। वो भी उतना ही दुखी, लगभग रो रहा था। हाँ, एक दोस्त का दर्द महसूस करना, वो भी धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव के कारण, ये अनुभव बहुत गहरा होता है। कलाम लिखते हैं कि रामानंद की वो रोती हुई छवि उनके मन पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। फिर जो हुआ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों बच्चों ने घर जाकर अपने पिताओं को बताया। रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उन्होंने शिक्षक को बुलाया, और उन्होंने जो किया वो असाधारण था। बच्चों के सामने ही उन्होंने शिक्षक से कहा कि उन्हें मासूम बच्चों के मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक नफरत का जहर नहीं घोलना चाहिए। बिल्कुल सही। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, या तो माफी मांगो या स्कूल और ये द्वीप छोड़कर चले जाओ। मैं तो बहुत बड़ा। ये सिर्फ डांट फटकार नहीं थी, ये एक नैतिक स्टैंड था, और इसका असर भी हुआ। शिक्षक ने न सिर्फ अपने बर्ताव पर अफसोस जताया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के दृढ़ विश्वास ने उस युवा शिक्षक में स्थायी सुधार ला दिया। ये घटना दिखाती है कि कैसे जिम्मेदार लोग अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और कैसे सही हस्तक्षेप बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। इस घटना ने दिखाया कि समाज में विभाजन की रेखाएं तो थीं, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो उन्हें मिटाने का साहस रखते थे। और इसी कड़ी में उनके विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर का नाम आता है। हाँ, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। कलाम बताते हैं कि रामेश्वरम का समाज भले ही अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच मेलजोल को लेकर काफी कठोर था, लेकिन अय्यर जी एक तरह के विद्रोही थे। वो खुद एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे, और उनकी पत्नी तो और भी ज्यादा पारंपरिक थी। लेकिन उन्होंने इन बाधाओं को तोड़ने की कोशिश की।
वो चाहते थे कि अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग आपस में घुले मिले। वो कलाम से खास लगाव रखते थे, है ना? हाँ, बहुत। वो कलाम के साथ घंटों बिताते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। वो कहते थे, कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम इतने विकसित हो कि बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोगों के बराबर खड़े हो सको। सोचिए, एक छोटे शहर के बच्चे के लिए ये शब्द कितने मायने रखते होंगे। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं थी, ये सामाजिक बराबरी का सपना था। सही कहा। और फिर वो प्रसिद्ध घटना हुई जब उन्होंने कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया। हाँ, वो घटना अय्यर जी के चरित्र और उस समय की सामाजिक सच्चाई दोनों को उजागर करती है। उनकी पत्नी वो इस बात से भयभीत हो गई कि एक मुस्लिम लड़के को अपनी पवित्र रसोई में कैसे खाना खिलाएं। उन्होंने साफ मना कर दिया। ओह, तो यहाँ अय्यर जी की प्रतिक्रिया देखने लायक है। हाँ, वे ना तो परेशान हुए, न पत्नी पर गुस्सा हुए। उन्होंने स्थिति को बहुत खूबसूरती से संभाला। खुद अपने हाथों से कलाम को खाना परोसा। अच्छा। और उनके बगल में बैठकर अपना भोजन किया। उनकी पत्नी दरवाजे के पीछे से सब देख रही थी। ये बिना किसी टकराव के अपने अमल से बदलाव लाने का एक बेहतरीन उदाहरण था। कलाम सोचते हैं कि क्या उनकी पत्नी ने उनके चावल खाने, पानी पीने या फर्श साफ करने के तरीके में कोई फर्क देखा होगा। शायद उस वक्त उन्हें एहसास हुआ हो कि ये भेद कितने बाहरी और बेमानी है। बिल्कुल। और कहानी ही खत्म नहीं होती। जब कलाम जाने लगे तो अय्यर जी ने उन्हें अगले हफ्ते फिर खाने पर बुलाया। दोबारा? हाँ, और कलाम की झिझक देखकर उन्होंने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। परेशान मत हो, जब तुम व्यवस्था बदलने का फैसला करते हो तो ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। वाह, क्या दृढ़ता थी। हाँ, ये दृढ़ता और साहस का एक बड़ा सबक था उस युवा मन के लिए। और इसका नतीजा क्या हुआ? क्या वो दोबारा गए? हाँ, गए, और नतीजा सकारात्मक रहा। अगले हफ्ते जब कलाम दोबारा उनके घर गए तो अय्यर जी की पत्नी उन्हें खुद रसोई के अंदर ले गईं और अपने हाथों से खाना परोसा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हाँ, ये अय्यर जी के निरंतर प्रयास और शायद कलाम के धैर्य का भी फल था। ये दिखाता है कि पूर्वाग्रहों को बदला जा सकता है, भले ही इसमें समय और साहस लगे। ये अनुभव यकीनन कलाम के मन पर बहुत गहरे अंकित हुए होंगे। फिर समय बदला, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, भारत की आज़ादी नज़दीक थी, देश में एक नई उम्मीद की लहर थी। हाँ, गांधी जी का आह्वान था, भारतीय अपना भारत स्वयं बनाएंगे। पूरे देश में एक अभूतपूर्व आशावाद का माहौल था, और इसी माहौल में युवा कलाम ने अपने जीवन का एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाने की इजाजत मांगी। ये किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं होता, अपने बच्चे को दूर भेजना। बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके पिता की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। उन्होंने कलाम से कहा जैसे खुद से बात कर रहे हों, अबुल, मैं जानता हूं कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए दूर जाना ही होगा। क्या समंदर का पक्षी अकेले बिना घोंसले के सूरज के पार में ही उड़ता? कितनी गहरी बात कही। हाँ, ये कितनी गहरी समझ और अपने बेटे की आकांक्षाओं के प्रति सम्मान दर्शाता है ना? उन्होंने कलाम की माँ को भी समझाया, जो शायद स्वाभाविक रूप से हिचक रही थीं। हाँ, उन्होंने महान दार्शनिक खलील जिब्रान का हवाला दिया। हाँ, वो शब्द तो बहुत मशहूर हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की अपनी ही इच्छा के बेटे और बेटियां हैं। वे तुम्हारे जरिए आते हैं पर तुमसे नहीं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो पर अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। अद्भुत। ये शब्द दिखाते हैं कि उनके पिता कितने प्रगतिशील और समझदार थे। उन्होंने वाकई अपने बेटे की उड़ान को पंख दिए, सही मायने में। तो इन अंशों से जो पूरी तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे बचपन की है जहां प्यार और सुरक्षा का एक मजबूत आधार था, जहां मेहनत और जिम्मेदारी का पहला पाठ सीखा गया, हाँ। जहां दोस्ती धर्म की दीवारों से ऊंची थी और जहां सामाजिक कड़वाहट का सामना भी हुआ, लेकिन साथ ही प्रेरणा देने वाले गुरु भी मिले जिन्होंने उन बाधाओं को चुनौती दी। बिल्कुल। ईमानदारी, आत्मानुशासन, दयालुता, ज्ञान की तीव्र प्यास और हाँ, सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का साहस, ये सारे बीज उनके बचपन के अनुभवों में ही बो दिए गए थे। सही। लक्ष्मण शास्त्री का न्याय के लिए खड़ा होना, शिव सुब्रमण्यम अय्यर का व्यक्तिगत उदाहरण पेश करना और पिता का खलील जिब्रान का हवाला देकर बेटे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये सब दिखाता है कि कैसे सकारात्मक प्रभावों ने नकारात्मक अनुभवों को संतुलित किया और उन्हें मजबूत बनाया। यहाँ रुककर एक विचार मन में आता है, जब बचपन में सद्भाव और टकराव दोनों तरह के अनुभव मिलते हैं तो एक व्यक्ति के दृष्टिकोण पर इसका कैसा मिला जुला असर पड़ता होगा। ये सोचने वाली बात है।
क्या ये अनुभव भविष्य में मुश्किल परिस्थितियों में निर्णय लेने और नेतृत्व करने की क्षमता को अधिक संतुलित, अधिक मानवीय बनाते होंगे? इस पर शायद विचार किया जा सकता है।